नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि सर आप कहाँ से हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पुराने, लेकिन कुछ दूर के हैं जो नहीं जानते, तो उनके लिए बता दें कि मैं जो है यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव पड़ता है गनौली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जितेंद्र बैशला गुर्जर पूरे मेरा नाम है, जितेंद्र बैशला गुर्जर। ठीक है, तो यूपी में लोनी, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोनी के पास पड़ता है गांव गनौली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम आपको मई की लिखवा चुके हैं, तो आज जो हम करंट अफेयर्स लिखवा रहे हैं वो है जून की करंट अफेयर्स, करंट अफेयर जून 2020। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी, याद रखना निजी कंपनी, स्पेस एक्स है। देखिए, अभी तक मनुष्य को जो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, यानी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां कर रही है, वो सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है, चाहे वो अमेरिका की नासा हो, चाहे इंडिया की इसरो हो। ठीक है, लेकिन ये पहली ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी है जो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज रही है। ठीक है, तो कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इसमें दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है, इसके जो हेड हैं एलन मस्क हैं। एलन मस्क या एलॉन मस्क भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एलन मस्क, जिनकी ये कंपनी है। इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, पेपाल इन्हीं की कंपनी है। ठीक है, और एक एआई, आर्टिफिशियल ओपन एआई नाम से है पूरी। ठीक है, ओपन एआई नाम से भी इनकी एक कंपनी है, और एक इंक नाम से कंपनी है, पूरा नाम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। तो वो इनकी कई सारी कंपनियां हैं। एलन मस्क बहुत दमदार शख्सियत कह सकते हो। ये मतलब बिजनेसमैन भी है, ये अपने आप में वैज्ञानिक भी है। इनका जो मेन है इनकी कंपनियों में वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उनको बिजनेस में अप्लाई करना, ये ज़्यादातर वो काम करते हैं सर। ठीक है, जैसे अगर आपने फिल्म देखी हो आयरन मैन, हॉलीवुड की फिल्म है आयरन मैन, एवेंजर्स, उसमें जो आयरन मैन का किरदार निभा रहे हैं वो एक बिजनेसमैन हैं, टोनी स्टार्क, शायद टोनी स्टार्क जो है। तो जो टोनी स्टार्क है वो आप एलन मस्क से प्रेरित ही मान सकते हो सर। ठीक है भाई, तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, दोनों चीज का याद रखना, स्पेस एक्स, एलन मस्क, और निजी क्षेत्र की पहली कंपनी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाली। दूसरा सर, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। मतलब उत्तराखंड में जो गर्मियों के मौसम की राजधानी होगी वो गैरसैंण होगी। सर्दियों में कौन सी है? देहरादून है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, याद रखना गैरसैंण इंपॉर्टेंट है सर, ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की बात करें तो ये भारत का 27वां राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। 9/11 सन 2000 में, ये वर्ष 2000 में हमारे 3 राज्य बनाए गए थे। 26वां था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को कौन सा? उत्तराखंड, यूपी से अलग हुआ था ये। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में, और उसी के 6 दिन बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था 28वां राज्य। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी? गैरसैंण। और सर्दी की कौन सी है? देहरादून। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी पर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए समझौता हुआ है। किस किस के बीच समझौता हुआ है? चाइना और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, झेलम नदी जो है वो भारत से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है, और वहां पर किससे मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है सर। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है झेलम। तो पीओके में है ये, और पीओके का जो हिस्सा, मतलब अभी जहां से सीपीईसी निकल रहा है, चाइना पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है, वहां पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सर। अब ऐसी स्थिति में अगर चीन और पाकिस्तान उस एरिया में कुछ करेंगे तो भारत को आपत्ति जरूर होगी। तो इसका कारण भी यही है, चर्चा का कारण भी यही है, प्रसिद्ध होने का कारण भी यही है कि इस प्रोजेक्ट पर भारत को आपत्ति है। ठीक है, तो कौन सा है प्रोजेक्ट? कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन सी नदी है? झेलम नदी। कौन बना रहा है? किसके बीच समझौता हुआ? चीन और पाकिस्तान के बीच।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 168वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 168वां स्थान है। बस ये याद रखिए, सूचकांक के बारे में तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में असम में तेल के कुएं में आग लगी। सवाल ऐसा भी आ जाता कि हाल ही में कौन से राज्य में तेल के कुएं में आग लगने की घटना हुई है, तो असम में हुई है सर। पहली चीज, जैसे एक आया था कि कहां पर गैस लीक हुई थी, विशाखापट्टनम में लीक हुई थी, जहां पर कई सारे लोग मारे गए थे। तो ऐसा ही कौन से राज्य में कुएं में आग लगी है तेल के में, तो असम में लगी है सर। ओके, आगे चलते हैं। कैथी सुलीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंजर गर्त यानी मैरियाना ट्रेंच या मेरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है। मैरियाना ट्रेंच का ही एक भाग है चैलेंजर गर्त, जो वर्ल्ड का सबसे गहरा स्थान है। उस पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, 11,000 मीटर की गहराई है लगभग, उस पर पहुंचने वाली पहली महिला। जब इतनी नीचे पहुंचेंगे तो आपको पता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा रिस्क होता है सर। तो वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। ओके, सबमरीन वगैरह से ही जाएंगे, खैर वो तो है। दूसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी यही है। देखिए, अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अगर पहले कहे कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं वो यान में रहते हैं बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो यान से बाहर आते हैं खुले स्पेस में और थोड़ा बहुत चलते हैं। चलते का मतलब कोई भी काम करना है, उस यान में कोई प्रॉब्लम आ गई उसको करना है। तो ये पहली महिला बनी थी जो अंतरिक्ष में चली थी। अब इनके नाम 2 रिकॉर्ड हो गए हैं, चैलेंजर गर्त में जाने वाली पहली महिला और कहां पर पहुंच गई, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला। समझ में आ गया, कैथी सुलीवन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत में $51 बिलियन का एफडीआई हुआ। अंकटाड ने एक विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में, एफडीआई वगैरह के बारे में रिपोर्ट जारी की है। उसमें भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसके हिसाब से भारत का वर्ल्ड में 9वां स्थान है। भारत में एफडीआई का मामले की बात करें तो भारत का वर्ल्ड में 9वां स्थान है एफडीआई के मामले में। एफडीआई जानते होगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगले पर चलते हैं। दुनिया में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में हुआ 12 जून 2019 से, सॉरी 21 जून 2019 से। अभी जुलाई 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। इंटरनेट शटडाउन के हुआ, वहां पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। लेकिन याद रखना, ये म्यांमार हमने लिखा है, लेकिन ये नहीं है कि पूरा म्यांमार में बंद है। म्यांमार के कुछ क्षेत्रों में जहां पर हिंसा वगैरह की बात थी, तो वहां पर इंटरनेट का शटडाउन किया गया है। म्यांमार के कुछ हिंसाग्रस्त इलाकों में, कुछ में खोल भी दिया गया था पीछे, लेकिन कुछ में अभी भी लगा हुआ है। 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है जहां पर इंटरनेट शटडाउन है। तो ये पहली बार इतना लंबा, वर्ल्ड में इतना लंबा शटडाउन म्यांमार के नाम रिकॉर्ड हो गया है सर, याद रखना है सर। ओके, इंपॉर्टेंट था ये भी। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स अमेरिका में बनाया गया है। भारत में योग विश्वविद्यालय की बात करें तो लगता है, लेकिन भारत से बाहर भी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, योग यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। स्कूल नहीं है सर, विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है। और ये कहाँ बनाया गया, नाम क्या दिया गया, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, और कहाँ बनाया गया, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स जानते होंगे, हॉलीवुड भी यहीं पर है। ओके ओके सर, आगे चलते हैं। अमेरिका की ही बात करते हैं तो अभी अमेरिका में एक हिंसा हुई। एक एश्वेत थे जॉर्ज फ्लॉयड, इनकी मृत्यु हो गई थी सर। और उनकी मृत्यु के विरोध में यहां पर अमेरिका में बहुत जबरदस्त हिंसा हुई। माना गया कि यहां पर जो है वर्णवाद अभी भी चल रहा है। देखिए, जैसे भारत में जाति प्रथा, धार्मिक प्रथा ये सब हैं, ऐसे ही वहाँ पर अमेरिका जैसे कुछ यूरोपीय देशों में, अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यहाँ पर जो वर्णवाद होता है सर, गोरे और काले का भेद माना जाता है सर अभी भी। तो क्या हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो
ज़्यादातर विदेशों में क्या करते हैं कि अपराधी को घुटनों के बल नीचे लिटा देते हैं, कहते पहले घुटनों के बल बैठाते हैं, फिर उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं, हाथ पीछे करके उसके हथकड़ी वगैरह बांधी जाती है। तो उसको जब ऐसे कैप्चर कर रहे थे तो उसके यहाँ पर उसने पुलिस वाले ने अपना घुटना रख रखा था और इतना प्रेशर दिया कि इनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। इन्होंने बोला भी था कि मैं जो है सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई कांट ब्रेथ, मुझे सांस नहीं मिल रही है। तो ये कई बार बोला इन्होंने, पुलिस वाले ने इस पर गौर नहीं किया और इनकी मृत्यु हो गई। और इसके खिलाफ पूरे अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई, क्योंकि गोरे और काले वाला सिस्टम बढ़ गया था सर यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अमेरिका में हिंसा जो हुई थी और जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद हुई थी। जॉर्ज फ्लॉयड याद रखना। आगे चलते हैं। अब कुछ पुरस्कार हैं सर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जावेद अख्तर, पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। पुरस्कार का नाम रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, एक एनजीओ है अमेरिका में, एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, यानी एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों की एक संस्था है जो नास्तिक हैं अमेरिका की। उसने जावेद अख्तर को क्या दिया भैया, पहला पुरस्कार दिया, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ओके, दूसरे विदेशी लोगों को मिलता रहा होगा, लेकिन भारत में पहली बार हुआ है सर। अगला पुरस्कार भी भारतीय से जुड़ा हुआ है। याद रखना, पुरस्कारों में वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी पुरस्कार किसी भी भारतीय को मिलता तो एक बार उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेना चाहिए, केवल रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ भी लेना चाहिए। जैसे ये हो गया, तो भाई अगर आप केवल रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर याद रखेंगे तो गड़बड़ है इधर। आपको याद रखना है एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जब आप थोड़ा सुनेंगे तो वो ज़्यादातर अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगला सवाल, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका के मृदा वैज्ञानिक, सॉइल बोल सकते हो, मृदा मतलब सॉइल, मिट्टी, वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो हैं, जो सॉइल मतलब फसल उत्पादन से जुड़े हुए वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है। अमर्त्य सेन 1998 में नोबेल मिला कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इनको कौन सा मिला है, सॉरी हमें, चलो जो भी है, अमर्त्य सेन ऐसे लिखा जाता है, ये मात्रा गलत हो गई है, अमर्त्य सेन। ठीक है, कोई नहीं, उसको सही कर लेना। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है सर, और ये इनको हमारा नोबेल पुरस्कार भी मिलता है 1998 में, कौन सा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी। एक बात और सर, देखिए जब हम करंट लिखवा रहे हैं तो केवल इसी पर नहीं, जो इसके बारे में बता रहे हैं उस पर भी थोड़ा गौर करिए। अगर वहाँ भी कोई पॉइंट मिल रहा तो उसको भी अलग से नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया क्षेत्र राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, एशिया क्षेत्र राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसको मिला है, कृतिका पांडे को मिला है। कृतिका पांडे को मिला है और इनकी पुस्तक का नाम है, बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नाम की पुस्तक है। कृतिका पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला, एशिया क्षेत्र का राष्ट्रमंडल। जो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार है ये कई क्षेत्रों का दिया जाता है, एशिया, अफ्रीका, समझ में आ गया, यूरोपीय, इस तरह का अलग अलग क्षेत्रों का दिया जाता। तो एशिया क्षेत्र का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार कृतिका पांडे को दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया संगीतकार है शोभा शेखर को दिया गया है। शोभा शेखर संगीतकार हैं, इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। मैंने कहा कि जो भी विदेशी पुरस्कार किसी भारतीय को मिल रहा है तो उस पर हल्का सा जरूर याद रखिए, उसको इग्नोर मत करना पड़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। नासा का विशिष्ट सेवा पदक रंजीत कुमार को मिला है। भारतीय मूल के नासा के वैज्ञानिक हैं सर, नासा में काम कर रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, इनको ये नासा का विशिष्ट सेवा पदक भी मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो भारत के राष्ट्रपति ने इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर। भारत के इतिहास में पहली बार हम 500 अरब डॉलर को पार कर गए हैं।
ठीक है, 500 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। तो जून के महीने में हमने 500 अरब डॉलर को क्रॉस कर लिया। ये जो आपको याद रखना, देखिए ध्यान से रखना कि अब 503 हुआ, 505 हुआ, 495 हुआ, ये याद नहीं रखना। आपको याद रखना 500 अरब डॉलर, ठीक है। ये तब तक याद रखना है जब तक ये 500 के आसपास है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो रोजाना चेंज होता है ना सर, फिक्स नहीं पूछेगा सर, ठीक है। ये मालूम हुआ कि हर महीने आपका नया फिगर्स आएगी, हर 15 दिन में आपकी नई फिगर्स आ जाएगी, तो इसीलिए ये फिक्स नहीं होता। लेकिन आपको याद रखना है कि भैया 500 अरब डॉलर का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। ओके भाई, आगे चलते हैं। सर्वाधिक भुगतान पाने वाली हस्ती है काइली जेनर, एक मॉडल है काइली जेनर। ये सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली, जो इनको पेमेंट मिलती है वो सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली है काइली जेनर। इस मामले में रोजर फेडरर जो टेनिस खिलाड़ी है वो तीसरे स्थान पर है। हमने दूसरे को नहीं लिखा, तीसरे को लिखा, उसका कारण अगली लाइन में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो काइली जेनर सबसे ज्यादा भुगतान प्राप्त करने वाली हस्ती पूछा जाए तो काइली जेनर। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी तो रोजर फेडरर। अगर हस्ती पूछ रहे तो काइली जेनर, और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में बात कर रहे हैं तो रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ओके सर, जबकि अगर टोटल ओवरऑल सभी चीजों को मिलाकर देखें तो इनका 3rd स्थान है सर। ओके, जब खिलाड़ियों की बात करते हैं तो भारत के विराट कोहली नंबर 1 है भारत में, लेकिन वर्ल्ड में इनकी रैंक है 66। ठीक है भाई, समझ में आ गया, दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए। सर्वाधिक भुगतान पाने वाली हस्ती पूछ रहा है, काइली जेनर है, जो कि एक मॉडल है। ओके, रोजर फेडरर का 3rd नंबर है हस्तियों में। लेकिन अगर खिलाड़ियों की बात करें, खिलाड़ी शब्द आ जाए तो रोजर फेडरर फर्स्ट है, और भारत में फर्स्ट कौन है? विराट कोहली है, वर्ल्ड में 66वां स्थान है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। हाँ जी, अरे ये देखिए, ये थोड़ा सा कंप्यूटर ने मिस्टेक कर दिया है। ओके, भारत का एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है मारीच, महत्वपूर्ण है सर। भारत का एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम क्या है? मारीच है सर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, टॉर्पीडो एक हथियार होता है जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर काम करता है। मान लिया पानी में युद्ध चल रहा है सर, तो कोई सबमरीन यानी पनडुब्बी है या फिर कोई शिप है, उसको पर अटैक करना है पानी के अंदर से ही, तो उसमें टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे टॉर्पीडो का इस्तेमाल होता है, एक तरह से इसको समुद्र के अंदर मिसाइल समझ लीजिए, छोटी मिसाइल जो समुद्र के अंदर काम कर रही है। दूसरा, लेकिन उसको डिकॉय सिस्टम यानी कि उसको रोकने का, उसको नष्ट करने का सिस्टम भारतीय नौसेना ने जो तैयार किया है। सपोज कीजिए हमारी कोई पनडुब्बी है या हमारा कोई शिप है, अब उस पर भी तो अटैक हो सकता है ना, तो उसको नष्ट करने का जो सिस्टम बनाया भारत ने, वो मारीच नाम से बनाया है। मारीच या मारीची भी बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये जो है मारीच कौन थे? याद होगा आपको, रामायण में रावण के मामा थे, जिन्होंने सोने का हिरण का रूप धारण किया था माता सीता और श्री रामचंद्र भगवान को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, तो जैसे उन्होंने भ्रमित किया था, ऐसे ही मारीच सिस्टम है भ्रमित करने के, इसी हिसाब से ये काम करता है, तो इसलिए नाम मारीच रखा गया, मारीच या मारीची। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ये क्या होता है, जब हम मतलब टाइपिंग वगैरह करते हैं तो कंप्यूटर कई बार अपना आप उसको एक्सेप्ट कर लेता, कई बार नहीं करता। जीलैंडिया बता देते हैं क्या है सर। देखिए, भारत वर्ल्ड में अगर बात करें तो 7 महाद्वीप है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि एक महाद्वीप ऐसा है जो डूब चुका है, तो वर्ल्ड का 8वां महाद्वीप। विश्व का 8वां महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा? जीलैंडिया। ये जो न्यूजीलैंड, अगर आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो आ रहा है उसके दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये डूबा हुआ एरिया है। लगभग 90% से ज़्यादा इसका पानी के अंदर है, थोड़ा बहुत ऊपर है सर। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये 8वां महाद्वीप की मान्यता दी जा सकती है इसको। वर्ल्ड का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया, ये मान सकते हो आप सर। ठीक है भाई, ओके सर। एक और सवाल है, भारत GPAI का संस्थापक सदस्य बना है। एक संस्था बनाई गई है, याद रखना, अभी बहुत महत्वपूर्ण है। GPAI
एक संस्था बनाई गई है, इसका सदस्य बनाए, यानी कि जो शुरुआत में जब किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसके जो सदस्य बनते हैं उनको संस्थापक सदस्य बोला जाता है। सपोज कीजिए कि अभी 10 देशों ने, मान लिया कोई भी एक उदाहरण बता रहा हूँ, 10 देशों ने एक ग्रुप बनाया एक्स नाम का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। अब 2 साल बाद इसमें 5 देश और शामिल हो गए, तो एक्स के कितने सदस्य हुए? 15 सदस्य हुए, लेकिन जो शुरू के 10 थे उनको संस्थापक सदस्य बोला जाएगा, ठीक है। तो GPAI का संस्थापक सदस्य बना भारत, ठीक है। अब GPAI क्या है देखिए सर, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत चर्चा में है AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धि, यानी कि जैसे मनुष्य में बुद्धि होती है, दिमाग होता है, ऐसा ही कंप्यूटर में भी दिमाग हो, उसको AI बोलते हैं। मशीनों में खुद का दिमाग हो, उसको AI बोला जाता है भाई, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया सर। तो GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्रुप बनाया गया है GPAI, जिसका संस्थापक सदस्य भारत भी बना है, और बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी एलन मस्क के बारे में बताया, तो इनकी संस्था का नाम है, एक कंपनी है ओपन AI का भी यही काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम करना, जिससे मशीनों में खुद की बुद्धि हो, वो काम कर सके सर। इसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट हैं जिनमें ये माना जा रहा है कि मशीनों ने खुद सोचना शुरू कर दिया, खुद का दिमाग आना शुरू हो गया है कुछ चीज़ें, लेकिन वो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो तो खैर फुल्ली तो आने में टाइम लगेगा भी। ओके सर, तो GPAI की फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI तो आपको ध्यान रखना है, आजकल का हॉट मैटर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत हॉट मैटर है, और GPAI का सदस्य भारत बना है सर। तो ये था भाई जून महीने की करंट अफेयर्स। देखिए, मई की बात करें, जून की बात करें, अप्रैल मार्च की बात करें, इस सारे महीने में कोरोना वायरस और कोविड जो हैं वो छाए रहे हैं सर। इसके बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, अपडेट होते हैं, उसको हम उठाकर एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से सवाल जो बनेंगे तो वो रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं सर, उसको आप एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोरोना वायरस के अलग डिटेल होनी चाहिए सर, ठीक है। तो कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी इकट्ठी कर ली जाए, और वो तब यूज की जाए जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, उससे करीब 15 दिन पहले, क्योंकि तब तक ना जाने कितनी अपडेट आ चुकी होंगी। इसलिए कोरोना वायरस को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है भाई। ओके सर, आज की वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।